क्या पढ़ेंगे? सकारात्मक शब्दों को पढ़ेंगे, सकारात्मक हो। तो सबसे पहले भाषा कौशलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाषा कौशल हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला है आपका क्या? श्रवण कौशल होता है। क्या होता है? श्रवण कौशल होता है। आधार कौशलम श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। तो जो श्रवण कौशल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको आधार कौशल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे आधार कौशल भी हम श्रवण कौशल को कहते हैं। और श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? कि श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। आ जाए निम्नलिखित में से श्रवण कौशल की विशेषता क्या है? तो अगर आ जाए आधार कौशलम, लगा देना भाई, बिल्कुल सही। आ जाए श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, तो ये भी क्या है? आपका पॉजिटिव शब्द हो जाता है, सकारात्मक शब्द हो जाता है। और इसी में दूसरा पॉइंट कि श्रुत सामग्रे अर्थ ग्रहणस्य योग्यतायाः विकासः और ग्रहणात्मकम कौशलम। तो श्रवण कौशल की क्या विशेषता है? तो पहली बात तो ये ग्रहणात्मक कौशल है ना। और आ जाए जैसे कि ग्रहणात्मक कौशल है, और इसी को हम आधारभूत कौशल, हम इसी को क्या कहते हैं? आधारभूत कौशल की बात कह दें तो ये क्या होता है? आपका श्रवण कौशल होता है। तो कहेंगे आधारभूत कौशलम, है ना, आधारभूत कौशलम। प्रश्न बने निम्नलिखित में से श्रवण कौशल की विशेषता क्या है? तो आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखाई देगा तो वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा मैम, मैं आपको लेने गई थी लेकिन आपका घर बहुत दूर है। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसीलिए आ गई कि कभी आप परेशान हो तो इसलिए मैं खुद ही आ गई, ठीक। चलिएगा, अब इसी को हम यांत्रिक कौशल भी कहते हैं। अगर आ जाए श्रवण कौशल की विशेषता क्या है? तो इसको हम यांत्रिक कौशल या पेशीय कौशल भी कहते हैं। यांत्रिक कौशल कह लो या फिर पेशीय कौशल, या फिर क्या? पेशीय कौशल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो श्रवण कौशल के बारे में तो आप इनको पॉजिटिव मानेंगे और अपना उत्तर सही लगा देंगे। श्रवण कौशल से संबंधित अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है तो इनके अलावा आपका कुछ भी आएगा वो गलत है, ये आपके सही रहेंगे। और कह सकते हैं प्रथमम कौशलम, सबसे पहला कौशल है ये, तो कह देंगे ये आपका प्रथम कौशल है और ग्रहणात्मक कौशल है। और कैसा है? तो कहेंगे ग्रहणात्मकम कौशलम। कैसा है? तो कहेंगे ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है। श्रवण कौशल आधार कौशल है, श्रुत्वा अर्थग्रहणम, सुनकर अर्थग्रहण करना, और श्रुत सामग्रे अर्थग्रहणस्य योग्यतायाः विकासः। कि श्रुत सामग्री जो आपने सुनी है, तो श्रुत सामग्रे सुनी हुई सामग्री के अर्थग्रहणस्य अर्थग्रहण की योग्यतायाः विकासः, योग्यता का विकास। ये वाक्य आपका आया हुआ है इसलिए मैंने सीधा सीधा पूरा ऐड कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज करें, मतलब कॉपरेट करिए, मैं भी कॉपरेट कर रही हूँ, और बातचीत थोड़ी सी कम करके और कम समय में, क्योंकि आज जैसे संडे है भाई, आपको भी अपने काम होते हैं, मुझे भी काम होता है, एक दिन की छुट्टी होती है, तो फिर भी मैंने क्लास प्लान की, क्योंकि कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैं दे दूँ आपके लिए, क्योंकि वीक में वैसे तो आपकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, तो इसलिए आज की आपकी क्लास प्लान की कि आज कुछ ना कुछ तो आपको, क्योंकि नंबर आपके बढ़ नहीं रहे, संस्कृत में आपकी डिमांड थी कि मैम नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ के, जैसे कि आपने टैग वर्ड्स पढ़ा, अब पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स पढ़े, और इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, देखना आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा बातचीत हम कम करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, तो ऐसा है कि हम कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएंगे फिर, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ कर पाएंगे। और जैसे कि कल आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम टैग वर्ड्स के साथ अगर आप क्वेश्चन आंसर भी ले आती तो बहुत ही अच्छा हो जाता, तो मैं आज आपके क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में लेके आई हूँ। कम से कम 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कविता करी मैम कल टेस्ट दिए थे 24 आए, देखो कितनी बढ़िया है ना, कल ही टैग वर्ड्स ही पढ़ाया भी तो, और जब नेगेटिव पॉजिटिव आप पढ़ जाएंगे तो फिर देखो कितने अच्छे नंबर आपके आएंगे। चलिएगा, तो अब बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर सोना नहीं है, कभी इतनी तल्लीनता से होता है ना, जब पढ़ते हैं ना तल्लीनता से तो नींद भी आ जाती है। तो देखो दूसरा कौशल है आपका भाषण कौशल। तो भाषण कौशल से संबंधित ऐसी क्या बात होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव रहेंगे, देखिएगा। जैसे मौखिक अभिव्यक्ति ही भाषा कौशल की क्या विशेषता है भाई? मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ये आपका उत्पादात्मक कौशल है। तो कहेंगे प्रभावोत्पादकता निसंकोच भावाभिव्यक्ति ही। कि भाषण कौशल की क्या विशेषता है? तो कहेंगे प्रभाव उत्पादकता, आपके प्रभाव में उत्पादकता हो, यानी कि आप जो बात बोलो उसमें प्रभाव हो, है ना, प्रभाव उत्पादक बातें बोलो। निसंकोच भाव अभिव्यक्ति, बिना संकोच के भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाओ। भाषण, परिचर्चा, वाद विवाद, संवाद, ये भाषण कौशल से संबंधित विधियां हैं, है ना। चित्र वर्णन विधिना संभाषण कौशल से विकास भवति। प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखितेषु केन माध्यमेन संभाषण कौशलस्य विकासः भवति। प्रश्न सुनिएगा कि निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से केन माध्यमेन, किसके माध्यम से संभाषण कौशल का, मतलब कौन सी विधि संभाषण कौशल के विकास में सहायक है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें आपका ये पॉइंट अगर आ जाए कि जैसे चित्र वर्णन विधि ना, चित्र वर्णन विधि के माध्यम से संभाषण कौशल से विकास भवति, आपका संभाषण कौशल यानी कि भाषा कौशल का विकास होता है। अब चित्र वर्णन विधि कैसे, आपके सामने लगाया है एक पेड़ या आपके सामने एक गाय का चित्र लगा दिया और बच्चे से कहा कि इसके बारे में आप वर्णन करो। अब बच्चा गाय को देखकर उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेगा। यह गाय सफेद है, इसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, हमको दूध देती है, इसका बछड़ा है। इस तरह से जब चित्र को देख के वर्णन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी भाषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, समझ गए। तो चित्र वर्णन विधि किसमें सहायक है, तो कहेंगे भाषण कौशल में सहायक है। भाग ग्रहण यानी कि रोल प्ले, या फिर कह दे भूमिका निर्वाह, या फिर क्या कह दे भूमिका निर्वाह, ये किसमें सहायक है, तो कहेंगे ये भी आपके भाषण कौशल के विकास में सहायक है। ठीक है, ये किसमें है, ये भी आपके भाषण कौशल के विकास में सहायक है। कौशल की क्या विशेषता है, तो कहेंगे भी पठितस्य अर्थावबोधनम, ये क्या है, पठित का, जो पढ़ेगा अर्थ ग्रहण करना, जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद क्या है, अर्थ ग्रहण पूर्वकम पठनम, कैसे पढ़ना, अर्थ ग्रहण पूर्वक पढ़ना। और संदर्भानुसारम अर्थ ग्रहण पूर्वकम पठनम, अगर आए कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण पूर्वक पढ़ना, तो ये भी किसकी विशेषता है, तो कहेंगे पठन कौशल की विशेषता है। ठीक है, और ग्रहणात्मकम कौशलम, ये कौशल कैसा है, तो कहेंगे ग्रहणात्मक कौशल है। और तृतीयम कौशलम, तीसरे नंबर का कौशल है ये हमारा, तो कहेंगे तृतीयम कौशलम, कौन सा कौशल है, तो कहेंगे तृतीयम कौशलम, ये हमारा तृतीय कौशल हो जाता है। ठीक है भाई, चलेगा, बहुत शानदार। अब वहीं आगे बढ़े, लेखन कौशल की बात की जाए तो लेखन कौशल के बारे में मैं आपको बताऊं, यांत्रिक कौशल है। कैसा है, अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या पहले वाले में ही, हाँ ये मैंने शायद इसमें मैं इसको लेखन समझ रही थी, ये श्रवण है ना, एक मिनट, तो इसको हटाइएगा। मैं इसको लेखन सोच के मैंने ये यांत्रिक कौशल, पेशी कौशल, ये दोनों तीनों चीजें लिख दी हैं, तो ये श्रवण कौशल का नहीं है, ये लेखन कौशल का, इसको ठीक कर लेना आप। ठीक है, यांत्रिक कौशल है, कैसा है, कहेंगे ये आपका यांत्रिक कौशल है। अभिव्यक्तिकरणम लेखन प्रक्रिया आधारितम गतिविधि, अभिव्यक्तिकरण क्या है, लेखन प्रक्रिया आधारित गतिविधि इसमें होती है। ये उत्पादात्मकम कौशलम, ये कैसा है, तो कहेंगे उत्पादात्मक कौशल है। वही कहना चाह रहे थे हम मैम, चलेगा, तो मैं देख नहीं पाई, फिर भी चलो मैंने फिर भी गौर कर लिया आपकी बातों का, कोई दिक्कत। चित्रांकन और रेखांकन, ये किसमें, तो कहेंगे लेखन कौशल के विकास में सहायक है। प्रारंभिक साक्षरता, कहते हैं ना जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है तो चित्रांकन और रेखांकन किसमें सहायक है, तो कहेंगे आपके लेखन कौशल के विकास में सहायक होता है प्रारंभिक अवस्था में, तो कहेंगे लेखन कौशल के विकास में सहायक। चित्रांकन और रेखांकनम किसमें, लेखन कौशल के विकास में सहायक। विकास में सहायक होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बताइएगा। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम। चलिए आगे बढ़े, बहुत ये आपके 4 पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। फिर आते हैं भाषा, भाषा के संबंध में अगर प्रश्न आए, भाषा अस्ति, भाषा कैसी है, अगर प्रश्न बनता है भाषा अस्ति, भाषा क्या है, तो कहेंगे नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध है। पॉजिटिव आ जाए भाषा के संबंध में क्या कथन उपयुक्त है, तो आप क्या कहेंगे भाई नियमबद्ध है, बिल्कुल सही जवाब। आ जाए नियम संचालित व्यवस्था, तो भी वही बात है, नियमबद्ध कह दो या नियम संचालित व्यवस्था कह दो, दोनों ही एक बातें हैं। अभिव्यक्ति एकमात्र साधन, बिल्कुल भाई सही बात है, अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है, भाषा के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं और दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। तो अभिव्यक्ति का एकमात्र अगर साधन है तो वो है आपकी भाषा। ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम जन्म से अर्जन करने की क्षमता रखते हैं भाषा को, तो मनुष्य जाति में तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा अर्जन, तो कहेंगे ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये परिवर्तनशील होती है। कैसी है, तो कहेंगे परिवर्तनशीला, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। आ जाता है भाई निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है, अगर नकारात्मक पूछे तो आ जाता है भाई स्थायी है, परिवर्तनशील है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है, तो कहेंगे भाई स्थायी, आपका गलत हो जाता है वहां, तो स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील हो जाती है। फिर प्रश्न बनता है आपका संकेत भाषा या प्रतीक भाषा से संबंधित, कि अगर संकेत भाषा या प्रतीक भाषा से प्रश्न बने तो आप किस पॉइंट को सही मानेंगे, कौन से पॉइंट आपको देखते ही तुरंत सही बनाने हैं, मतलब पॉजिटिव सही लगाना है। स्वाभाविक भाषा है ना, तो संकेत भाषा क्या है, स्वाभाविक भाषा है, और नैसर्गिक, स्वाभाविक को हम नैसर्गिक या प्राकृतिक भाषा भी कह देते हैं। ठीक है, स्वाभाविक को हम नैसर्गिक या प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। और संकेत भाषा या व्याकरणम भवति, ये पॉइंट हमेशा आपका पॉजिटिव है, यहाँ से कई बार आपका हिंदी में भी प्रश्न बन रहा है और आपका संस्कृत में भी हर बार प्रश्न बन रहा है कि संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज में क्या है भाई, साइन लैंग्वेज की भी व्याकरण होती है। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से संकेत भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आ जाए संकेत भाषा की व्याकरण होती है
संकेत भाषायाः व्याकरणम भवति या संकेत भाषायाः व्याकरणम न भवति। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, न भवति पर लगा देते हैं। अगर सही पूछे तो हम इस पर लगाएंगे, अगर गलत पूछे तो हम न भवति को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनेक प्रकाराः भवन्ति। अब आ जाता है कि संकेत भाषा के निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है। आ जाए अनेक प्रकाराः भवन्ति, संकेत भाषायाः संकेत भाषा के अनेक प्रकाराः भवन्ति, तो हम इस पर राइट लगाएंगे। अगर आ जाए संकेत भाषा एक एव भवति, यानी कि संकेत भाषा केवल एक होती है, तो वो बिल्कुल गलत है। संकेत भाषा अनेक प्रकार की होती है, ये आपको पॉइंट इसमें याद करके चलना है, ठीक है। तो संकेत भाषा एक नहीं होती, संकेत भाषा अनेक होती है। संकेत भाषा का व्याकरण होता है, ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये सभी वर्ड्स आपके पॉजिटिव हैं। अगर संकेत भाषा के बारे में प्रश्न बने और इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। भाषा के संबंध में कोई भी प्रश्न बने और उसमें आपसे सकारात्मक उत्तर पूछा जाए, तो इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए तो आंख मीच के अपना सही उत्तर, इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए वो आप लगा दीजिएगा। प्रश्न को, उत्तर को कोई काट नहीं सकता, आप चलिएगा। अब मूल्यांकन की बात करें, जब मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आए तो आपका सतत प्रक्रिया है ना, सतत प्रक्रिया या निर्माण, जो रचनात्मक आकलन होता है आपका, रचनात्मक आकलन जिसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन के लिए आकलन, ये किसके अंतर्गत आता है, ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन को हम निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। और निर्माणात्मक आकलन कैसे होता है, तो कहेंगे पठन पाठन प्रक्रियायाम भवति। क्या इसमें एक और लिख सकते हैं कि पठन पाठन प्रक्रियायाम भवति, प्रक्रियायाम, पठन पाठन की प्रक्रिया में होता है ना, कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, कैसी है, सतत प्रक्रिया है। और इसी को आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या नहीं चल रहा है, हाँ, ये हिंदी और संस्कृत बिल्कुल दोनों के लिए सही है। और वैसे स्पेशल हिंदी की कहोगे तो हिंदी की भी स्पेशल में पॉजिटिव और नेगेटिव की हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए नई अलग से वीडियो खैर लेके आऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप फिलहाल संस्कृत की पढ़िए और कुछ दिनों में मैं आपकी हिंदी की भी ले आऊंगी, ठीक है। तो अगर आ जाए मूल्यांकन की बात, तो आपका रचनात्मक मूल्यांकन, आ जाए भाई निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है, या रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कौन सी बात सही है। तो आप क्या कहेंगे, भाई ये सतत प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो भाई ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये अध्ययन अध्यापन के दौरान होती है ना। कब होती है, अध्ययन अध्यापन के दौरान होती है। यहाँ आपको सुधार के मौके मिलते हैं, किसके, सुधार के मौके मिलते हैं आपको, यानी संशोधन के अवसर, संशोधन अवसराः प्राप्यन्ते। आ जाए भाई संशोधन के अवसर मिलते हैं, तो कहेंगे संशोधन अवसराः, संशोधन के अवसर आपको मिलते हैं, संशोधन अवसराः। यहाँ आपको संशोधन के अवसर मिलेंगे तो भी क्या होगा, वो आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो ये सत्र के अंत में होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पूछा जाए मूल्यांकन कौन सा है, तो आपका रचनात्मक मूल्यांकन सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। लेकिन इनकी विशेषता पूछी जाए, भाई रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो कहेंगे सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वहीं योगात्मक मूल्यांकन की पूछा जाए तो कहेंगे ये एक लिखित मूल्यांकन होता है। जो योगात्मक मूल्यांकन है यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन, ये कैसा है, तो कहेंगे ये एक लिखित प्रक्रिया है। ये सत्र अंते भवति, सत्र के अंत में होती है, एक बार यानी एक बार ही होती है सत्र के अंत में आपकी, ठीक है। भाषा शिक्षणम, अब भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ भी प्रश्न बने तो उसमें हमें कौन कौन सा लगाना है, ये वाला क्लियर चलिएगा। तो कृत्य आधारित लर्निंग जब कराई जाएगी, कैसी, टास्क बेस्ड लर्निंग, यानी कि कृत्य आधारित शिक्षण जब करवाया जाता है, तो इसमें भाषा मुख्य रूपेण अर्थ निर्माण से साधनम, इसमें भाषा क्या होती है, मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का साधन होता है। मुख्य रूपेण, मुख्य रूप से अर्थ निर्माण का साधन होता है, किसमें, कृत्य आधारित शिक्षण यानी कि टास्क बेस्ड लर्निंग में हम क्या है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं। समझ रहे हो, चलिए बहुत शानदार। तो टास्क बेस्ड की क्या है, अगर आ जाए कृत्य आधारित शिक्षण किया जा रहा है तो भाषा किस तरह से सीखी जा रही है, तो कहेंगे यहाँ अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से हम भाषा सीख रहे हैं। और भाषा यह संलग्नीकरणम, अगर भाषा शिक्षण की बात आ जाए कि बच्चों को भाषा शिक्षण करवाया जा रहा है और उसमें भाषा यह सह संलग्नीकरणम, कि बच्चों को भाषा के साथ संलग्न करके भाषा सिखाई जा रही है, तो ये ऑलवेज आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, सकारात्मक रहेगा। अगर भाषा शिक्षण की बात आ जाए कि भाषा शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कहेंगे भाषायाः सह संलग्नीकरणम, भाषा के साथ संलग्न करना आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर है समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम, समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, तो ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या है, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भाषा को सीखता है, आप जानते हैं।
भाषा प्रयोगार्थम परिवेश निर्माणम, कि भाषा के प्रयोग के लिए जब परिवेश का निर्माण किया जाए तो ये ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है, एक सकारात्मक मतलब है आपका देखने का नजरिया। तो भाषा प्रयोगार्थम परिवेश निर्माणम, भाषा के प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण किया जा रहा है नकारात्मक हो गए। अब जब प्रश्न आपका नकारात्मक हो, यहां तक आपके सकारात्मक पॉइंट्स थे कुछ, और जब प्रश्न नकारात्मक हो, यानी कि आपसे पूछा जा रहा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे। तो जो सबसे ज्यादा महानकारात्मक शब्द हैं आपके, नेगेटिव शब्द हैं, वो इसमें है आपके, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव शब्द थे वो मैंने उधर बता दिया, और जो सबसे ज्यादा नकारात्मक शब्द है वो यहाँ है, तो इनको तुरंत हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो नकारात्मकता को तो तुरंत निकालना है हमें अपनी जिंदगी से भी और यहाँ से भी। चलिएगा, कंठस्थीकरण, ये तो है ही सबसे बड़ा महानकारात्मक, की बच्चे को रटवाएंगे, रोट लर्निंग करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो जब बच्चे से नकारात्मक पूछा जाए कि कौन सा उत्तर सही नहीं है, किम उपयुक्तम कथनम नास्ति, किम समुचितम कथनम नास्ति, ठीक है। चलिएगा, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, कैसा हो, जब शिक्षण पुस्तक केंद्रित हो कि केवल किताब के माध्यम से शिक्षण करवाया जा रहा है, हम अन्य साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे, पूरक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो आपका नकारात्मक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुस्तक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड अगर शिक्षण है तो वो आपका नकारात्मक है, क्योंकि शिक्षण कैसा होगा हमारा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। केवलम एवं मात्र ओनली, एकमात्र सर्वदा, जब कुछ वाक्य आपके मतलब ऑप्शन आ गया क्या सही नहीं है, और उसके जो चारों ऑप्शन उसमें केवल एव और मात्र ये शब्द अगर लग जाएंगे, केवल पढ़ने या केवल लेखन के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति होती है, केवल लेखनम अभिव्यक्तिकरणम, लेखन क्या है आप जानते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल है, और आ जाए केवलम लेखनम अभिव्यक्तात्मकम कौशलम, कि केवल लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो वो तो गलत हो जाता है ना। लेखन के साथ साथ भाई आपका क्या है, भाषण भी क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो जिस शब्द के आगे आपका केवल शब्द जुड़ जाए, एव शब्द जुड़ जाए, मात्र शब्द जुड़ जाए, एकमात्र या सर्वदा, या फिर क्या सर्वदा, ये आपके हमेशा महानकारात्मक हो जाते हैं। तो ठीक है, आपको ठीक ठीक तो लग रहा होगा ऑप्शन देख के, लेकिन आपको एलिमिनेट करने का सबसे बड़ा कारण ये दिखेगा कि केवल लगा हुआ है। भाई क्या लगा हुआ है, केवल लगा हुआ है, मात्र लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है, या फिर केवल सर्वदा एकमात्र ये शब्द लगे हुए हैं, तो क्या है ये आपके नकारात्मक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, काव्यात्मक भाषाया प्रयोग, क्या कहा, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करना नकारात्मक है, कि हम बच्चे से कक्षा में कहें भाषा शिक्षण के लिए कि आप उसको भाषा के अवसर देंगे, भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, या उसकी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग के अवसर देंगे, काव्यात्मक भाषा के प्रयोग के अवसर देंगे, तो काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नकारात्मक है। भाई काव्यात्मक भाषा एक तरह से हम काव्य का प्रयोग कब करते हैं, जब आप रुचि के लिए पढ़ते हो, आनंद के लिए पढ़ते हो, है ना। लेकिन काव्यात्मक भाषा के प्रयोग के लिए बच्चे को फोर्स करेंगे, नकारात्मक है ना। तो बच्चे को काव्यात्मक भाषा के प्रयोग के लिए हमें उत्साहित नहीं करना है। केवलम व्याख्यायाम बलम दातव्यम, कि आप केवल व्याख्या पर बल दोगे, है ना, कि किसी चीज की व्याख्या पर अगर बल दिया जा रहा है आपका महानकारात्मक शब्द है। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग क्या हो जाए, तकनीकी शब्दावली का जब प्रयोग होगा, जहां पर ये आ जाए कि तकनीकी शब्दावली, यह प्रयोग कि तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, तो तकनीकी शब्दावली की जगह आ जाए भाई स्वाभाविक शब्दावली, है ना, जो हमारे दैनिक यूज में है, जो दैनंदिन की शब्दावली है, उसका प्रयोग करेंगे तो आपका सकारात्मक है। लेकिन ये जो तकनीकी शब्दावली है ये कैसी होती है, ये आपकी एक तरह से मानक शब्दावली हो गई, ये व्याकरण की शब्दावली हो गई। तकनीकी शब्दावली का मतलब क्या है, व्याकरण की शब्दावली, मानक भाषा व्याकरण की भाषा होती है, तो जहां मानक भाषा आ जाए, तकनीकी शब्दावली आ जाए, वो हमेशा आपके महानकारात्मक शब्द है। इनको देखते ही तुरंत एलिमिनेट कर दो, यानी कि सेलेक्ट कर दो अपना, ठीक है। विद्यालयात निष्कासनम, की आ जाए भाई बच्चा क्या है, विद्यालय में वो अपना होमवर्क करके नहीं लाया, बच्चे ने क्या है शोर कर रहा है या कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो आप बच्चे को तुरंत विद्यालय से निकाल देंगे, तो ये हमेशा महानकारात्मक होगा कि हमें बच्चे को कभी भी विद्यालय से नहीं निकालना है, भाई उसको समझाना है, उसको सुधार के मौके देने हैं, है ना। यही तो कहती है हमारी शिक्षा नीति कि बच्चे को सुधार के अवसर देने हैं, सुधार के मौके देने हैं, ऐसे नहीं तुरंत उसको विद्यालय से निकाल दें, या अध्यापक को सूचित करना या प्रिंसिपल को सूचित करना, ये हमेशा नकारात्मक है। हमें अपने स्तर से सुधार के बच्चे को मौके देने, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो वो हमें करना है, ना कि औरों को सूचित करते फिरेंगे, बच्चे को निकालते फिरेंगे, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़े। छात्र निष्क्रिय भवति, जहां छात्र आपको निष्क्रिय दिखाई दे वो हमेशा नकारात्मक। बच्चा क्या है, कक्षा में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण कैसा हो रहा है हमारा, शिक्षण हमारा कैसा हो रहा है, तो कहेंगे आपका छात्र केंद्रित है। अगर छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो वहां बच्चा भी तो सक्रिय रहेगा, बच्चा निष्क्रिय कैसे हो जाएगा, तो बच्चा निष्क्रिय नकारात्मक है, बच्चा सक्रिय रहना चाहिए क्लास में, ठीक है। छात्रेभ्यः निर्देश, बच्चों को निर्देश देना आपका ऑलवेज नकारात्मक होता है, हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है, ठीक है। तो हमें बच्चों को निर्देश नहीं देना है, ठीक है। फिर है यदा त्रुटयः, ये क्या है, त्रय त्रिशूल, यदा
त्रुटयः भवन्ति, जब गलतियां होती हैं, त्रुटि किसको कहते हैं? गलती को कहते हैं। तो जब गलतियां होती हैं तो हमें तासाम उनका तत्रैव संशोधनम, उनका वही संशोधन करवाना है। बताइएगा कि अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और बच्ची क्या है, गलती कर रही है। पाठ पढ़ाने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया हो रही है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न बनेगा कि पठन के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया में गतिविधियों में कौन सी गतिविधि सही नहीं है। तो उसमें आप किसको सेलेक्ट करोगे कि त्रुटयः, जब गलतियां होती है उनका तुरंत वही संशोधन करना हमेशा नकारात्मक है, कि बच्चे की गलती का हमें तुरंत संशोधन नहीं करना, उसको बाद में फीडबैक देना होता है हमें। बच्चे को तुरंत संशोधन हमेशा नकारात्मक होता है। और बच्चे की गलतियों को इग्नोर कर देना, यह भी नकारात्मक है। इग्नोर भी नहीं करना है और तुरंत संशोधित भी नहीं करना है, दोनों ही अपने नकारात्मक हैं। तो बच्चे की गलती को तुरंत उपेक्षित करोगे, नहीं करेंगे। तुरंत संशोधन करोगे तो नहीं करेंगे, हमेशा आपके ये नकारात्मक शब्द रहेंगे। ताड़यितुम यानी कि पीटने के लिए, तुमुन प्रत्यय पीटने के लिए, ताड़यितुम। तो जब बच्चों को पीटने के लिए कुछ कार्य किया जाए तो हमेशा नकारात्मक, भाई पीटना नहीं है। नई शिक्षा नीति ने तो बिल्कुल सख्त मना कर दिया, बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे। तो पीटना हमेशा नकारात्मक होता है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को उत्साहित करना है, बच्चे को हमें समझाना है ना, उसकी भावनाओं को समझना है और उसको समझाते हुए फिर आगे बढ़ना है। फिर आ जाए वैज्ञानिक शब्दावली। वैज्ञानिक शब्दावली यानी जो अभी पीछे बताया तकनीकी शब्दावली। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक की शब्दावली है, व्याकरण की शब्दावली, उसी को वैज्ञानिक शब्दावली, उसी को तकनीकी शब्दावली कह देते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को वैज्ञानिक शब्दावली कहते हैं। ठीक है, संजू चौधरी, सोनी, बहुत शानदार, आगे बढ़ो। पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा शिक्षण, की भाषा शिक्षण कैसा हो रहा है? भाई पाठ्य पुस्तक आधारित होता है, नकारात्मक। व्याकरण के माध्यम से भाषा शिक्षण किया जा रहा है, नकारात्मक। तो कभी भी व्याकरण आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ानी, कभी भी पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तक हमें आधारित नहीं होना है, हमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संदर्भों से भी भाषा को हम पढ़ाएंगे, यानी कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य पूरक सामग्रियों को भी प्रयोग करें तो आपका क्या होगा, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन केवल पाठ्य पुस्तक पर आप डिपेंड है, जो किताब में वह पढ़ा दिया और आपका फिर कोई लेना देना नहीं है, तो ये नकारात्मक हो जाता है। भाई हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए अन्य सोर्स की भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे को हतोत्साहितम हतोत्साहित करना, निरुत्साहितम निरुत्साहित करना, तो हतोत्साहित और निरुत्साहित एक ही बात है। तो ठीक है, बच्चे को निरुत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हमेशा नकारात्मक हो जाता है। ये कैसा होगा? तो कहेंगे ये नकारात्मक होगा।